नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूथनेशिया से संबंधित। यूथनेशिया भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, हालांकि यह हमेशा चर्चा में रहता है। पिछले वर्ष भी आप देखे थे कि चर्चा में था। तो यूथनेशिया क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, क्या यह मुख्य रूप से लीगल है या इलीगल है, इसके पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है यूथनेशिया से रिलेटेड। जैसे आप देखे होंगे कि आर्टिकल 21 जो है वह जीवन जीने का अधिकार देता है। तो क्या कोई ऐसा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है जो इच्छा मृत्यु का, जो यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। हालांकि इच्छा मृत्यु कई प्रकार के होते हैं, आगे अभी हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो इच्छा मृत्यु भी क्या मुख्य रूप से अगर देखा जाए किसी व्यक्ति का, तो इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित कौन-कौन से मामले अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इससे क्या कंसर्न है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑन द होल पे अगर हम लोग देखें इस टॉपिक को, तो ये ज़्यादातर ये टॉपिक जो है आपको मेंस से रिलेटेड लगेगा, प्रीलिम्स से जो है थोड़ा-सा कम रिलेटेड रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है, वो ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कि मेंस से रिलेटेड ही रहेगा। हालाँकि अगर यूपीएससी की बात किया जाए, तो यूपीएससी में अगर देखेंगे प्रीलिम्स में, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में अगर दे, तो स्टेटमेंट के रूप में कोई वाद जोड़ के जो है, या संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार, लीगल राइट्स है या नहीं है, ऐसे करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यूथनेशिया मुख्य रूप से ये चर्चा में आखिर क्यों बना हुआ है? तो राइट टू डाई यानी मरने का अधिकार, मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। जैसे जीवन जीने का अधिकार हो, तो क्यों क्यों कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसको मरने का अधिकार हो? या इच्छा मृत्यु की मुख्य रूप से देखा जाए, तो या वह क्यों मतलब चाहेगा कि वह मुख्य रूप से उसको इच्छा मृत्यु मिल जाए या मरने का अधिकार दिया जाए। कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। मुख्यतः जो कारण जो दिया जाना चाहिए वह ये होगा कि जैसे कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज है, या मुख्य रूप से देखेंगे तो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिस बीमारी का वह मुख्य रूप से इलाज हो रहा है, और डॉक्टर्स ने साफ-साफ कह दिया है कि इलाज होने के बावजूद भी यह व्यक्ति नहीं बचेगा, और उसके बचने के बावजूद भी, यानी इलाज हो रहा है उस दौरान भी उस व्यक्ति को अत्यंत असहनीय पीड़ा है, जो कि किसी मेडिसिन के द्वारा भी उसको मुख्य रूप से वह असहनीय पीड़ा को कम नहीं किया जा पा रहा है। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति को राइट है कि वह मुख्य रूप से क्या किया जा सकता है, उसको इच्छा मृत्यु का मुख्य रूप से राइट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कई कंसर्न है। अब क्या कंसर्न है, तो थोड़ा-सा अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में अगर देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यूथनेशिया के टाइप्स से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन-कौन से कंसर्न इसमें से हो सकते हैं, जिसके कारण जो है किसी व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार देने से पहले जो है न्यायपालिका के पास ऐसे कई बार जो मुद्दे गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ये मामला जो है बना हुआ है। इसमें मेडिकल बोर्ड की भी गठन की जाती है। मेडिकल बोर्ड के गठन करने के बाद जो है, इसमें उसके सुझाव देने के बाद, उसके बाद जो है इसमें निर्णय लिया जाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसमें एक और पॉइंट है, जैसे कोई व्यक्ति अब कोमा में चला गया, तो जब कोमा में चला गया तो वह तो कुछ कह नहीं सकता है या कुछ बोल नहीं सकता है। अब उस स्थिति में उसकी इच्छा मृत्यु का जो प्रावधान है, वह कैसे उससे पूछा जा सकता है? उस व्यक्ति से तो पूछा नहीं जा सकता है। तो फिर उस अवस्था में उसको कैसे राइट टू डाई का जो है, वह मुख्य रूप से यानी अधिकार जो है इच्छा मृत्यु का दिया जा सकता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम लोग टाइप्स इसके देख लेते हैं। इसके मुख्य रूप से अगर देखेंगे, तो इसके 2 टाइप्स आप कह सकते हैं इसके हैं, है ना? तो मुख्य रूप से इसके कितने टाइप्स हैं? 2 प्रकार के आप कह सकते हैं। तो एक जो टाइप्स है इसका मुख्य रूप से, वह है मान लीजिए 2 तरह का, एक एक्टिव मतलब सक्रिय, और एक है पैसिव, ठीक है? निष्क्रिय। जो अभी हम लोगों को चर्चा में मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है, जो अभी न्यूज़ में बना हुआ है, वो पैसिव से रिलेटेड है। अभी मैं बताऊँगा कि पैसिव और एक्टिव में अंतर क्या है, ठीक है? तो ये है सक्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक ना? और ये है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक ना? अब एक इसमें देखेंगे, तो इसमें एक होगा कंसल्ट से, मतलब सहमति से, ठीक ना? और एक तरह से अगर आप देखा जाए, तो मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए कि दूसरा प्रकार जो इसका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है स्वैच्छिक या गैर स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकता है। तो स्वैच्छिक हो सकता है, गैर स्वैच्छिक हो सकता है, और अनैच्छिक हो सकता है, ठीक है? अब इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों में थोड़ा-सा
मतलब माइनर डिफरेंस है। इसमें हालाँकि स्वैच्छिक वाले में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन गैर स्वैच्छिक और अनैच्छिक इसमें ज़्यादा जो है डाउट हो सकता है। या आखिर इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर है जिसके चलते इसको 3 कैटेगरी में 3 वर्ग में इसको जो है रखा गया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे स्वैच्छिक जो इच्छा मृत्यु होती है वो रोगी की सहमति से होती है, ठीक ना? मतलब इसमें जो बीमार व्यक्ति है वह सहमत है, तब जाके यह इस तरह का जो है इच्छा मृत्यु उसे मुख्य रूप से दिया जाता है। तो स्वैच्छिक ये है। गैर स्वैच्छिक का मतलब हो गया कि उसकी इच्छा से नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना? तो गैर स्वैच्छिक अगर देखेंगे तो उसकी सहमति उपलब्ध ना हो, जैसे व्यक्ति अगर कोमा में चला गया है, उसकी सहमति उस समय तो उपलब्ध है नहीं, तो उसको कहा जाता है गैर स्वैच्छिक। और अनैच्छिक का मतलब कि वह कोमा में नहीं है या सहमति नहीं, इसकी बात नहीं है, बल्कि इल्लीगल रूप से। अब आप कहेंगे कि इल्लीगल रूप से कैसे दिया जा सकता है? जैसे आज का जो सामाजिक परिवेश है, तो उसमें 2 तरह के आपको जो है लोग दिखाई देंगे। 2 तरह के कौन? एक तो जो है फैमिली संबंधित, है ना? यानी पार्ट ऑफ फैमिलीज़ जो मुख्य रूप से देखेंगे तो जनरेशन वाइज़ होगा। और एक जो होगा कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका आगे वाली पीढ़ी नहीं है, तो उसके आस-पड़ोस के जो लोग हैं, वह उसकी सेवा कर रहा है, ठीक ना? और उसके बीमार में जो है या अगर वह बीमार है, तो उसमें उसका इलाज करा रहा है। और इसके पास इस व्यक्ति के पास जो है संपत्ति भी है। तो इसके संपत्ति को लेने के लालच में जो है ये क्या कर सकते हैं, इसको कोई जो है पॉइज़न का इंजेक्शन या इसके खाने में कुछ ऐसा या डॉक्टर से कह के कुछ ऐसा जो है दवाई दिला जाए ताकि इसकी डेथ हो जाए, ठीक है? और ये लोग पकड़े भी नहीं जाएँ। तो इस तरह से जो यहाँ अगर डेथ किया जा रहा है तो वह क्या है? अनैच्छिक है, जो कि इल्लीगल है ना? तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा फैमिली से संबंधित अगर है तो फैमिली संबंधित भी अगर देखेंगे, तो फैमिली संबंधित भी जैसे आजकल जो सोसाइटी चल रही है, उसमें जो जनरेशन आ रहा है, 1 टू 1 जो जनरेशन चल रहा है, तो उसमें कुछ सामाजिक प्रभाव के कारण जो है वह जनरेशन संपत्ति को इस व्यक्ति के एक्स वाई जेड जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति को लेने के चक्कर में जो है इसकी दवाई से ज़्यादा इसके मेडिसिन केयर या मेडिकल केयर से ज़्यादा जो है यह व्यक्ति की डेथ कब हो जाए उस पे ज़्यादा लोगों का ध्यान है। एक तो इसका पैसा जा रहा है और दूसरा इसकी संपत्ति को लूटने की वजह से। तो उस तरह से जो इसके मुख्य रूप से मरने के लिए या जो भी कार्रवाई की जाती है मेडिकल्स बोर्ड के द्वारा, ऐसा नहीं कि अब ये मेडिकल्स बोर्ड आप बोलेंगे कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा ही क्यों कराया जा रहा है? मतलब मेडिकल में ही ऐसा क्यों कराया जाता है लोगों के द्वारा? ज़्यादातर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों नहीं आसानी से ऐसे मार देते हैं? उसका कारण आप देखेंगे तो उसका कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे अगर किसी व्यक्ति को डेथ दिया जाता है या उसको पॉइज़न देके अगर मारा जाता है या अनदर कोई कृत्य करके अगर मारा जाता है, तो इससे संबंधित जो है वो अगर जो है केसेज़ जो चलती हैं, तो उसमें संबंधित जो लोग होते हैं, वह पकड़ के जाते हैं और उनपे एफआईआर होता है। तो वहाँ मुख्य रूप से देखेंगे तो कानूनन रूप से ये लोग तुरंत पकड़े जाएँगे, इसलिए इसका सहारा लेते हैं लोग ज़्यादातर। अब इसका सहारा लेके और तब इलीगल रूप से ये सारी चीज़ें ये कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसी से संबंधित अभी जो है केस चल रहा था। अब दूसरा जो है आप देखेंगे दूसरा प्रकार जो है एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव जो है मुख्य रूप से जो सक्रिय है वह और निष्क्रिय जो है उसमें क्या अंतर है? तो अभी हम लोगों का जो ये टॉपिक है वो निष्क्रिय पे ही है। अब निष्क्रिय में और मतलब एक्टिव और या पैसिव जो यूथनेसिया है उसमें मुख्य रूप से अंतर यही है इन दोनों में यह व्यक्ति का विषम स्थिति हो गया है, बिल्कुल मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जिसको उसके अपने पेन से यानी वो सारी चीज़ों से इसको आराम दिलाना है, तो वह उस तरह से जो डेथ है उसको राइट टू डेथ जो दिया जाएगा, उस तरह की जो राइट है वह है पैसिव यूथनेसिया और एक्टिव का मतलब कि वह अपनी जान से परेशान होकर लोगों से, घर के लोगों से और तब डेथ होना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा कि वह जो है वह एक्टिव है, ठीक ना? तो सक्रिय इच्छा मृत्यु में मृत्यु का कारण बनाने के लिए जानबूझकर कार्रवाई किया जाता है, तो ये एक्टिव सक्रिय वाला हो गया और जानबूझकर नहीं कार्रवाई किया गया है और अगर मुख्य रूप से मेडिकल के द्वारा मेडिकल बोर्ड ने घोषित कर दिया है कि हाँ, ये व्यक्ति मुख्य रूप से ज़्यादा दिन अगर रह रहा है, तो एक तो मेडिकल ये तो एक तो बचेगा नहीं और दूसरा पॉइंट ये कि अगर मतलब जितना ही दिन ये बचेगा उतना दिन इसको पेन में जीना पड़ेगा, यानी इसके जो मानवाधिकार है अथवा जो जीवन है, वह उसका कहीं न कहीं हनन हो रहा है, तो इसको डेथ जो है मुख्य रूप से दी जा सकती है, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो भारत की अगर बात किया जाए, इंडिया में बात किया जाए, तो इंडिया में जो इच्छा मृत्यु है, वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान अभी भी है। अर्थात पैसिव जो यूथनेसिया है, अभी पिछले वर्ष में जो आया हुआ था मुख्य रूप से न्यायपालिका के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कहा गया था पिछले वर्ष, उसमें ये बताया गया था कि पैसिव जो है
यूथनेसिया इसको जो है मान्यता दी गई थी। लेकिन एक्टिव जो यूथनेसिया है या जो स्वैच्छिक वाला है, गैर स्वैच्छिक या अनैच्छिक वाला है, इसको अभी मान्यता नहीं मिली है। तो इसी से संबंधित जो है ये पूरे के पूरे जो है टॉपिक है, ठीक ना? तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अस्पताल में अब चूँकि ये भी जो ये बात है जो पैसिव वाला, तो क्या ये पैसिव अचानक किसी के कहने पे दे दिया जाएगा? नहीं, ये इसमें भी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि अचानक अगर कहने पर किसी का दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें उस व्यक्ति का कंसर्न हो, वह अपने लाभ के लिए ऐसा करवा रहा हो, उस व्यक्ति का जो है डेथ कराने के लिए वह तत्पर हो गया हो, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इसके जो प्रावधान है, जो यह परिणाम जो दिए जाते हैं, जो रिज़ल्ट इसका होता है, वह डायरेक्टली नहीं बल्कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। वह मेडिकल बोर्ड जो है मुख्य रूप से यह प्रावधान को रखता है, जाँच-पड़ताल करता है और तब अगर ये पाता है कि हाँ, ये सब सारी चीज़ें हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक अस्पताल को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। जो 32 वर्ष का एक मरीज है, उनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब पैसिव जो यूथनेसिया है, उसकी बात की जा रही है, उसको माँग किया गया था, उसकी माँग की गई थी। तो इसकी जाँच कर किया जाएगा और मरीज के पिछले 12 वर्षों से जो लगातार वास्तविक अवस्था है, पीवीएस में जो है, उनकी भी बात की जाएगी। तो जो पीवीएस होता है, वास्तविक जो अवस्था होता है, अस्थायी वनस्पति जो अवस्था है, पीवीएस जो है, वो है क्या? उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। तो पीवीएस एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति उच्च मस्तिष्क कार्य जैसे जागरूकता, सोच, उद्देश्यपूर्ण क्रियाएँ, इस सभी चीज़ों को खो देता है, ठीक ना? जबकि बुनियादी कार्य जैसे श्वास, हृदय और धड़कन या सहजता और नींद जागने के चक्र को बरकरार रखता है, बल्कि मस्तिष्क से रिलेटेड चूँकि सभी शरीर के सभी अंग आप देखते होंगे कि किससे चलते हैं? मस्तिष्क से। मस्तिष्क आपका क्या है? सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू है और कंप्यूटर के सीपीयू को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देगा। ठीक वैसे ही मस्तिष्क जो है वह पूरे शरीर का सीपीयू है। अगर चूँकि सभी शरीर में जो भी तंत्रिकाएँ हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से ही और शरीर के सभी अंगों का जो है वो क्या होता है? नियंत्रण होता है। सभी शरीर के सभी हार्मोन्स का भी जो है नियंत्रण होता है। तो इसलिए मस्तिष्क जो है इसमें कार्य करना बंद कर देता है पीवीएस में और इस स्थिति को की जाँच करने के लिए भी अदालत ने ये सारी चीज़ें जो है की है। अब देखेंगे थोड़ा-सा इच्छा मृत्यु होता क्या है? तो इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु को जानबूझकर शीघ्रता से रोकना ताकि किसी लाइलाज या घातक बीमारी से होने वाली पीड़ा से उसको राहत मिल जाए। यानी कोई वह पीड़ा में है, दर्द में है जो मैंने अभी बताया, अगर उससे उसको राहत दिलाना है तो राइट टू डेथ जो है वह मुख्य रूप से उसका अधिकार होना चाहिए। तो इस पे तो बड़ा डिबेट है राइट टू डेथ पे। हालाँकि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे क्या-क्या डिबेट है उसके बारे में। ठीक ना? तो 2 प्रकार की मुख्य रूप से यूथनेसिया होती है यानी इच्छा मृत्यु होती है। 2 प्रकार के कौन-कौन से? एक पैसिव और एक एक्टिव। मतलब एक एक्टिव, एक पैसिव, है ना? तो सक्रिय का मतलब एक्टिव जो यूथनेसिया है वो है, वह जान लेने के लिए जानबूझकर अगर कार्रवाई किया जाए जैसे वो फ़िल्मों में आपने देखा होगा। फ़िल्मों में जानबूझकर मतलब वो चाचा का लड़के रहते हैं या कोई ऐसा चीज़ें होती हैं, है ना? क्रिएट करके और उसको मुख्य रूप से क्या किया जाता है, कूटनीति के द्वारा उसको मार देना। तो ये सब जो है क्या है एक्टिव जो है आप देखेंगे इच्छा मृत्यु है, यूथनेसिया है, ठीक ना? यानी रोगी जानबूझकर मृत्यु का विकल्प चुनता है और गैर स्वैच्छिक में रोगी सहमति नहीं दे सकता, निर्णय उसके लिए लिया जाता है, अभी मैंने बताया। अनैच्छिक में बिना सहमति के द्वारा जो वह उसके डेथ दिया जाता है, वो होता है, अभी मैंने आपको बताया है। फिर पैसिव जो यूथनेसिया है उसमें क्या है कि तो जीवन रक्षक प्रणाली या उपचार को हटाकर जो भी उपचार उसका चल रहा है, दवाएँ चल रही हैं, उन दवाओं को हटाकर या रोककर मृत्यु की जो अनुमति दी जाती है, उसको कहा जाता है पैसिव यूथनेसिया मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, है ना? और यह अपरिवर्तनीय चिकित्सा स्थिति में सम्मानपूर्वक जो मृत्यु है, उसकी अधिकार की रक्षा करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो भारत में भी अभी मैंने बताया आपको कि पैसिव यूथनेसिया जो है, यह दिया जाता है, एक्टिव नहीं दिया जाता है। अब सक्रिय इच्छा मृत्यु और एक जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में सर्वोच्च न्यायालय का क्या मुख्य रूप से भूमिका है तो अगर इसमें देखा जाए, तो सक्रिय जो इच्छा मृत्यु है यानी एक्टिव यूथनेसिया जो है, वह भारत में निषिद्ध है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पे पूर्णतः रोक है। अब क्यों रोक है? मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इसके डेफिनिशन से ही स्पष्ट होता है कि जानबूझकर अगर निषिद्ध न किया जाए, तो कल के डेट में जानबूझकर किसी को भी जो है मतलब मौत के घाट उतारा जा सकता है, ठीक? तो सक्रिय जो मुख्य रूप से देखा जाए इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव जो यूथनेसिया है, वो भारत में निषिद्ध है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अगर देखा जाए कि जानबूझकर अगर कोई किया गया है ऐसा कोई कृत्य जिससे मृत्यु हो गई है तो वो दंडनीय अपराध है और संतोष मानव वध यानी हत्या का धारा लगेगा जो धारा 100 है 101 है बीएनएस का वह लगेगा ठीक है। तो इसलिए एक्टिव जो यूथनेसिया है वो भारत में
नहीं अलाउड है। अब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अगर बात की जाए, पैसिव अगर यूथनेसिया की बात किया जाए, तो उसमें आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि सख्त सुरक्षा उपायों के तहत ही अनुमति दिया जाए। ऐसा नहीं कि केवल मतलब भारत में जो पैसिव यूथनेसिया है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको अप्रूवल कर दिया गया है, नहीं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन होता है, मेडिकल बोर्ड चयन करता है, उसमें जाँच करके पाता है, तब जाके अनुमति दी जाती है। तो अनुमति तो है पैसिव वाले में, लेकिन यह अनुमति सख्त सुरक्षा उपायों के तहत अनुमति दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत दे दिया जाएगा अप्रूवल और तुरंत ऐसा कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 जो संविधान का है, जो मौलिक अधिकार है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित है। तो उसी का आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है? जीवन, सम्मान, निजता, आजीविका के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसमें सामान्य मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में सम्मानजनक जो मृत्यु है, उसकी अनुमति देता है। तो यह जो स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य मृत्यु का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। फिर लॉ कमीशन की 241वीं जो रिपोर्ट थी 2012 की, उसमें बताया गया था कि एक सक्षम रोगी जीवन रक्षक उपचार से इनकार कर सकता है और सूचित इनकार के बाद डॉक्टर उत्तरदायी जो है नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इसमें कहा गया था। फिर एक केस आया था 1987 में। 1987 में आप देखेंगे मारुति श्रीपति दुबल का जो है केस चला था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि मरने का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है, इसमें माना गया। और वही फिर ज्ञान कौर का मामला आया था 1996 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल जो है, मरने का अधिकार जो है शामिल नहीं है। तो किस केस में कहा गया था? ज्ञान कौर जो 1996 का केस था, उसमें कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। फिर एक केस आया 2011 में, मामला अरुणा शानबाग का। तो अरुणा शानबाग का जो है मामला 2011 में आया। उसमें बताया गया कि सख्त सुरक्षा उपायों के तहत जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी गई इसमें पहली बार। कब? 2011 में अरुणा शानबाग जो मामला है उसमें दिया गया। फिर कॉमन कॉज 2018 मामले में आया, तो उसमें बताया गया सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में अंतर के बारे में बताया गया। दुर्लभ मामलों में जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है यानी पैसिव जो यूथनेसिया है, उसको मान्यता दी गई। कब? कॉमन कॉज मामला जो 2018 है उसमें। फिर आर्टिकल 21 के तहत सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार की भी घोषणा इसी में किया गया। कॉमन कॉज 2018 वाला जो मामला है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और असाध्य रूप से बीमार रोगियों के अग्रिम निर्देश या लिविंग बिल को वैध बनाया गया। कब? कॉमन कॉज मामला 2018 में। ठीक ना? इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। फिर 2018 के दिशा निर्देश के तहत अगर देखेंगे तो 2 मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता पर जोर दिया गया कि इसके लिए 2 मेडिकल बोर्ड की भी आवश्यकता है। 2 मेडिकल बोर्ड जो है मिलके निर्धारित करेंगे कि हाँ, यह इस व्यक्ति को जो पर्सन है उस व्यक्ति को यूथनेसिया जो है पैसिव यूथनेसिया दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि भारत में एक्टिव यूथनेसिया जो है अलाउड है, पैसिव यूथनेसिया नहीं अलाउड है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होंगे वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? गलत होंगे, है ना? तो देखिए 2018 के गाइडलाइंस में क्या है? 2 मेडिकल बोर्ड को आवश्यक बताया गया। इसमें देखेंगे आप लोग तो प्राथमिक बोर्ड जिसमें अस्पताल की बात की गई और दूसरा माध्यमिक बोर्ड जिसमें जिला कलेक्टरेट की बात की गई। तो प्राथमिक बोर्ड में उपचार विभाग के 3 विशेषज्ञ रहेंगे, जैसे चिकित्सक, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मनोचिकित्सक, ऑन्कोलॉजी से संबंधित। प्रत्येक के पास 20 से ज्यादा वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा माध्यमिक बोर्ड जो है वह मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होंगे और उसके साथ 3 विशेषज्ञ होंगे। इनका एक बोर्ड होगा, यह मुख्य रूप से। ठीक ना? फिर 2023 में इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन हुआ? कि दोनों बोर्डों को बरकरार रखा गया, प्राथमिक बोर्ड और माध्यमिक बोर्ड दोनों को, है ना? फिर अनुभव की आवश्यकता जो 20 वर्ष थी उसको घटा के इसमें 5 वर्ष कर दिया गया। तो 2023 में संशोधन इसमें कर दिया गया। पहले कितना था? 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो चिकित्सक हैं, जो प्राथमिक बोर्ड में जो बोर्ड बनेगा उसमें उपचार विभाग के प्रमुख और 3 विशेषज्ञों में जो 20 वर्ष का अनुभव था उसको घटा के क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और जो राय देने के लिए जो अनिवार्य है वो 48 घंटे की समय सीमा बताई गई कि 48 घंटे के अंदर आपको बताना होगा कि यह आवश्यक है या अथवा आवश्यक नहीं है। ठीक ना? माध्यमिक बोर्ड में देखा जाए तो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को की अध्यक्षता में अब नहीं मतलब रखा गया। जिला चिकित्सा अधिकारी एक सदस्य को नामित कर सकते हैं और दोनों बोर्ड में अब 3-3 सदस्य जो है शामिल किए गए हैं। ये 2023 में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक ना?
फिर और कुछ वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग देखने का काम करें कि वैश्विक स्तर पर क्या कोई ऐसा प्रावधान है जहाँ पे, या कोई ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा एक्टिव या पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दी जाती है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसमें असहनीय अपरिवर्तनीय पीड़ा के लिए इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति इसमें दी गई है। ठीक ना? तो यह कौन कौन से देश है? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में। वैसे स्विट्जरलैंड में अगर आप देखेंगे, ये भी यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति यहाँ पे दी गई है। यहाँ तक कि गैर चिकित्सकों के द्वारा भी, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है। एक्टिव जो यूथनेसिया है वहाँ पे प्रतिबंध है स्विट्जरलैंड में। ठीक ना? ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो पूर्ण क्षमता और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त अगर कोई वयस्क है, तो स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु दोनों की जो है अनुमति यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में भी। ठीक है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक मान्यता, ये सारी चीजों से गहराई से इसमें जुड़ा हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए मुख्य रूप से अलग-अलग कानून हैं। अब देखिए कुछ लोग इसमें समर्थक में, मतलब इच्छा मृत्यु के पक्ष में लोगों का क्या तर्क है और इच्छा मृत्यु के विरुद्ध लोगों का क्या तर्क है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें इच्छा मृत्यु के तर्क में अगर कहा जाए, पक्ष में कहा जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जॉन स्टुअर्ट मिल के उदारवादी जो दर्शन है उससे पता चलता है, उससे प्रेरणा लेके लोग बताते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर और मन पर संप्रभुता प्राप्त है। और एक जैसे एक देश है वो संप्रभु है, ठीक वैसे हमारा शरीर भी एक तरह का संप्रभु होना चाहिए। और एक सक्षम व्यक्ति को जब जीवन असहनीय रूप से कष्टदायक हो जाए तो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के उसको मृत्यु का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके पक्ष में कहा गया है। फिर दूसरा कहा गया दुख को कम करना, उपयोगितावाद में भी कहा गया, जेरेमी बेथम के कार्य उपयोगितावाद के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें बताया गया कि किसी कार्य का मूल्य उसकी खुशी को अधिकतम करने और दर्द को कम करने की क्षमता में निहित है। ऐसा नहीं कि दर्द को बढ़ाए और खुशी को कम करे, उसमें निहित नहीं है। यदि लंबे समय तक कोई पीड़ा कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं करती तो इच्छा मृत्यु एक करुणामय विकल्प बन जाता है और इसको दिया जाना चाहिए। यह बताया गया उपयोगितावाद में। तो स्वतंत्रतावाद और उपयोगितावाद में यह इसके तर्क में जो है मुख्य रूप से तर्क दिए गए, इसके पक्ष में जो है तर्क दिए गए। वही इच्छा मृत्यु के विरुद्ध में अगर देखा जाए तो नैतिकता में अगर आप देखेंगे तो जीवन की पवित्रता में देखें तो इमैनुअल कांट का नैतिक सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मानव जीवन अपने आप में एक साध्य है, यानी कभी भी एक साधन नहीं है। और जीवन का अंत करना, यहाँ तक कि दुख से बचने के लिए भी व्यक्ति को एक वस्तु की तरह समझना है। जब वह व्यक्ति अपने दुख से बचने के लिए डायरेक्ट मृत्यु के मार्ग को जब चुनता है तब। और ये प्राकृतिक नियमों के दायित्वों का उल्लंघन भी है, चाहे इसकी स्थिति कैसी भी हो, किस तरह से भी हो। ठीक ना? यह नैतिकता संबंधित जो है प्रावधान बताया गया है। फिर यानी जो व्यक्ति कर्म किया है उसको कर्म का फल जो है भुगतना ही है, इसका मुख्य रूप से प्रावधान ऐसा है। अगर वो व्यक्ति अपने कर्म के फल को भुगते बिना पहले ही वो सारी चीजें कर रहा है तो प्राकृतिक नियमों का क्या है? उल्लंघन है, ये इसमें बताया गया है। फिर सहनशीलता का मूल्य में अगर देखा जाए, सदाचार जो नीति शास्त्र है वो बताता है कि कष्ट भले ही कठिन हो, मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है जो साहस और आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। और अहिंसा के गांधीवादी जो सिद्धांत है वो जानबूझकर हत्या को अस्वीकार करते हैं और जीवन की चुनौतियों से बचने के बजाय उनका सामना करने का आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। तो ये इनके पक्ष और विपक्ष में जो है, अर्थात पक्ष में तर्क है और इसके विरुद्ध जो है यूथनेसिया के जो है विरुद्ध में भी तर्क जो है आपको देखने को मिला। ठीक ना? फिर केवल जैविक अस्तित्व को बढ़ाकर परोपकार के बारे में बताया गया। चिकित्सा संसाधनों पे तर्क आवंटन करके व्यवहारिकता के सिद्धांत को भी इसमें बताने की बात की गई। फिर इसमें ये भी बताया गया कि अगर विरुद्ध में अगर देखा जाए तो अहानिकारकता, यानी किसी को नुकसान न पहुंचाना, ये भी बताया गया है। और फिसलन भरी ढलान यानी नियम उपयोगितावाद की भी बात इसमें कही गई है। ठीक है? अब देखिए इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या एक नहीं है, दोनों अलग चीज है। मतलब इच्छा मृत्यु में क्या होता है, एक डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति सक्रिय रूप से जो मरीज होता है उस मरीज का जीवन जो है समाप्त कर सकता है, दवा के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा। जबकि सहायता प्राप्त जो आत्महत्या होता है, सुसाइड होता है, उसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो दिया गया साधन है या मार्गदर्शन है उसका उपयोग करके अपना जीवन जो है समाप्त करता है। ठीक ना? खुद करता है, वो उसको डॉक्टर नहीं मारता है। तो ये भारत में ये अलाउ नहीं है। कौन वाला? ये वाला जो सहायता प्राप्त आत्महत्या जो है वह भारत में अलाउड नहीं है। आपने देखा भी होगा ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन भारत में नहीं है। आत्महत्या पर्यटन या इच्छा मृत्यु पर्यटन उन देशों की यात्रा करने वाले लोगों को संदर्भित करता है जहाँ ऐसी प्रथाएं या कानूनें जो है प्रचलित हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में देखें तो सबसे आम गंतव्यों में से एक है, जहाँ मुख्य रूप से यूके, जर्मनी और फ्रांस के लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको आसानी से देखने को मिलती है। ठीक ना? तो अब देखा जाए, अगर ऑन द होल पे देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की हालिया जो कार्रवाई है
उसमें देखा जाए तो सम्मानपूर्वक जो मृत्यु का अधिकार है, जो पैसिव यूथनेसिया है, उसमें भारत के बदलते रूप को उजागर करता है और आप देखेंगे कि निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है, जो पैसिव यूथनेसिया है, उसके सावधानी पूर्वक निगरानी और चिकित्सीय मूल्यांकन के साथ ही ढांचागत रूप से अगर देखा जाए तो स्थापित करके और तब मानवीय देखभाल करके तब उसको मुख्य रूप से दिया जाना चाहिए और इसी पे सर्वोच्च न्यायालय का जोर भी है। तो यही है पैसिव यूथनेसिया, जो कि भारत में अप्रूवल है पैसिव यूथनेसिया, जबकि एक्टिव यूथनेसिया भारत में अप्रूवल नहीं है। ठीक है? और रहा मृत्यु का अधिकार, एक तो डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मृत्यु का अधिकार जो है क्या आर्टिकल 21 के तहत आता है, तो उसमें मैंने अलग-अलग वाद बताए। उस वाद में बताया गया कि आर्टिकल 21 के तहत यह मुख्य रूप से मृत्यु का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हाँ, निजता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हाँ, विषम मतलब विषम परिस्थितियों में, है ना? विषम परिस्थिति या असहनीय परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ऐसा करना हो तो पैसिव यूथनेसिया अलाउ की जा सकती है, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी बोर्ड का गठन किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।